हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मेरा नाम है रजत कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएसएन विद रजत कौशिक। जीएसएन विद रजत कौशिक यूट्यूब चैनल पर हमने भारतीय संविधान नाम से एक वीडियो श्रृंखला चलाई हुई है, जिसके अंतर्गत हम आपको संविधान से की महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराते हैं, ताकि आपको और हमें भी हमारा जो भारतीय संविधान का घटनाक्रम है, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ पर इसका अंत तो अनंत है भारतीय संविधान, इसमें अब भी संशोधन होते रहते हैं। तो यह है किन किन चरणों से होकर गुजरा, उस सबकी महत्वपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने करते हैं, ताकि आपके और मेरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनकी भी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से हो जाती है। तो हमें इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके सामने वीडियो लेकर आता हूं, और मेरे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं इस प्रकार की अनन्य वीडियो आपके सामने निरंतर इसी प्रकार लाता रहूं, और साथ ही आप हमें शेयर करके हमारे मनोबल में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो का जो आज टॉपिक होगा, वो टॉपिक सबसे पहला है भारतीय शासन अधिनियम 1919। आज हम इस पूरी वीडियो में एक ही अधिनियम की चर्चा करेंगे, 1919 अधिनियम। इसकी मोटी सी जानकारी बता दूं, यह अधिनियम भारत में लागू किया गया था जब आपका क्या नाम संविधान बनता चला आ रहा था। संविधान वैसे बनना शुरू तो आपका देश आजाद होने से कुछ दौरान पहले हुआ था, कुछ सालों पहले ही। पर जो कह देते हैं ना कि भारतीय संविधान का जो 85% हिस्सा है, वो 1935 तक का जो भारतीय आपका शासन अधिनियम है, वहां उस तक लिया गया है। उससे पहले का जो 15% उससे पहले का, और 85% उस 1935 से पहले का, और 15% 1935 के बाद का संशोधनों के साथ। तो इस जुड़ाव के साथ हमारा भारतीय संविधान संपूर्ण होता है। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 की चर्चा कर रहे हैं। 1919 जिसे आप कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जी हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दो अलग अलग व्यक्ति थे। मॉन्टेग्यू जो थे आपका, मॉन्टेग्यू जो भारत राज्य के सचिव थे इंग्लैंड में। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या था? इनका नाम था एल्विन मॉन्टेग्यू, शायद यही नाम था, मेरे याद इतना ही आ रहा है, शायद यही है। हाँ, एल्विन मॉन्टेग्यू। ठीक है, और दूसरा नाम था आपका चेम्सफोर्ड। ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये भारत में वायसराय थे, यानी कि ये तो मॉन्टेग्यू आपके भारत राज्य सचिव थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय थे 1919 के दौरान। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहले क्या क्या कार्य किए? सबसे पहले कार्य जो इन्होंने किया, केंद्र में एक द्विसदनात्मक सदन की स्थापना की, यानी कि विधायिका लाई, द्विसदनात्मक विधायिका। इसके अंतर्गत इन्होंने दो सदनों का निर्माण किया। एक को कहा गया आपका राज्य परिषद, और दूसरे को कहा गया केंद्रीय विधानसभा। आपने आज वर्तमान में भी देखा होगा कि हमारे यहाँ दो सदन है, द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई है भारत ने, जिसमें एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। तो राज्य परिषद, उस दौरान राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा थी, आज के वर्तमान के लोकसभा और राज्यसभा के जैसे ही। तो राज्य परिषद में कितने सदस्य थे? राज्य परिषद में आपके उस दौरान 60 सदस्य थे, जिसमें से 34 निर्वाचित होकर आते थे और 26 मनोनीत होते थे। मनोनीत का बता दूं अर्थ, मनोनीत उन व्यक्तियों को सदन में लिया जाता है जो साहित्यिक रूप से या कि फिर जन कल्याण के उद्देश्य से जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं अपने जीवन का, उन्हें स्थान दिया जाता है मनोनीत सदन में। मनोनीत उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ 34 + 26 60 व्यक्ति आपके राज्य परिषद में थे। और इसका कार्यकाल कितना था? इसका कार्यकाल आपका 5 वर्षों का था, राज्य परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल था। और दूसरा जो केंद्रीय विधानसभा थी, केंद्रीय विधानसभा में आपके 144 सदस्य थे, 104 निर्वाचित होते थे और 40 आपके मनोनीत होते थे। मनोनीत मैंने बताया आपको, तो टोटल होगी 144। जो इसका कार्यकाल था, इसका कार्यकाल था 3 वर्षों का, यानी कि राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का और केंद्रीय विधानसभा सदन के कार्यकाल आपका 3 वर्षों का। तो ये एग्जाम पर्पस से दोनों महत्वपूर्ण पर्सन है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा।
उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या कार्य किया, दूसरा क्या, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की। द्वैध शासन के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन के अंतर्गत इन्होंने विषयों को दो वर्गों में बांट दिया। विषय से मतलब कि कार्य को, जो आपका कार्य होते थे राज्य के अंदर या कह सकते हैं देश के अंदर जितने भी अलग अलग कार्य थे, चिकित्सा, शिक्षा, आपका नौकरी पेशा, व्यापार, इन सबको दो हिस्सों में बांट दिया, दो वर्गों में। तो दो वर्गों का क्या क्या नाम दिया गया, एक को कहा गया आरक्षित और दूसरे को कहा गया हस्तांतरित, और हस्तांतरित को आप आंतरित भी बोल सकते हैं। और क्वेश्चन आ सकता है कि जो 1919 के दौरान द्वैध शासन हुआ था उसमें जो हस्तांतरित वर्ग था उसे क्या किस नाम से, किस अन्य नाम से बुलाया जाता है, तो उसे आपको आंतरिक नाम देना होगा कि आंतरिक नाम से भी उसे बुलाया जाता है हस्तांतरित को। ठीक है, तो रिजर्व यानी कि आरक्षित के अंतर्गत आपके क्या क्या विषय थे, आरक्षित के अंतर्गत क्या क्या आपके कार्य थे, तो वो बताता हूं। एक वित्त था, एक भूमि कर था, एक अकाल सहायता थी, न्याय था, पुलिस था, पेंशन था, आपराधिक जातियां थी, छापाखाना था, समाचार पत्र था, सिंचाई था, जलमार्ग था, खान था, कारखाना था, बिजली थी, गैस थी, बॉयलर थी, श्रमिक कल्याण था, औद्योगिक विभाग था, मोटर गाड़ी थी, छोटे बंदरगाह था, सार्वजनिक सेवाएं थी। थोड़ी वीडियो को रोकते हुए मैं एक जानकारी बता दूं कि एक जो इतना घटनाक्रम चल रहा था ये अंग्रेजों का, ये अपने थोड़ी कमाई के साधन इन्होंने अपने पास रखे और जो सेवा भाव के साधन थे वो इन्होंने प्रांतों को दे दिए। ठीक है, उसका भी जिक्र अभी मैं बताता हूँ कैसे करा। यानी कि देख सकते हो आप, वित्त का जितना ही फाइनेंशियल इनका वो था वो सब इन्होंने अपने पास रखा, भूमि कर इन्होंने अपने पास रखा, अकाल सहायता अपने पास रखा। मतलब मैं बताता हूँ, जो आरक्षित था और हस्तांतरित था, आरक्षित को तो जो आपका वायसराय था उसकी जो कार्यपालिका थी, कार्यकारी परिषद, उसके अंतर्गत 6 सदस्य थे। वो 6 सदस्य ही वायसराय के साथ मिलकर इस पूरे जो आपका वर्ग था, कह सकते हैं आप इसे आरक्षित वर्ग था, इसके अंतर्गत विषय थे, इन पर नियंत्रण रखते थे, इन्हें अपने अनुसार इनका दोहन करते, दोहन ही कह दूंगा मैं तो, कोई बात नहीं, कहने में क्या फर्क पड़ रहा तो दोहन करते थे। ठीक है, उसके बाद जो आंतरिक और हस्तांतरित वाला था ये भी अपने नीचे रखे हुए थे, पर ये इनमें थोड़ी छूट देते हुए इनमें क्या करा इन्होंने, वायसराय द्वारा विधान परिषद, ठीक है, यानी कि प्रांतों में जो विधान मंडल था, विधान मंडल का एक सदन विधान परिषद, उसके जो मंत्री थे वो इस कार्य को करने के उत्तरदायी माने जाते थे। उत्तरदायी मानने के साथ ही वो वायसराय को इनकी सूचना देते थे और उन पर सारा जिम्मा डाला गया था मंत्रियों पे। देखा ना, वायसराय द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के माध्यम से यह हस्तांतरित उपवर्ग के अंतर्गत जो विषय थे वो सब किए जाते थे। ठीक है, और यहाँ पर किए जाते थे वायसराय व उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्यों द्वारा। ठीक है, तो आपका जैसे अपराध इसमें थोड़ी बता दूं मैं जानकारी, वित्त हो गया, भूमि कर हो गया, अकाल सहायता होगी, न्याय होगी, न्यायपालिका इसमें घेरी इन्होंने, पुलिस इसमें घेरा, पेंशन इसमें घेरा। ठीक है, आपराधिक जातियों संबंधित आपसे कह सकते हैं कि उस दौरान जितने भी लूटपाट करके अपने जीवन यापन करने वाले जितने भी व्यक्ति थे उन्हें सब आपराधिक जातियों की श्रेणी में रखा जाता था। छापा खाना था, समाचार पत्र था, समाचार पत्र को इन्होंने अपने पास रखा ताकि कोई भी इनके खिलाफ कुछ उटपटांग न लिखे। होता भी था, हुआ भी था कई बार, लाला लाजपत राय जो थे वो तो कहीं इसके चक्कर में बेचारों ने लाठियां खाई। तो उसके बाद सिंचाई, जलमार्ग, सिंचाई के अंतर्गत जहाँ पे इन्हें पता लग रहा है जहाँ से ज्यादा इन्हें कर मिलना वहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करके रखी इन्होंने। उसके बाद जलमार्ग इन्होंने अपने पास रखा, पता ही था कि जलमार्ग से ही व्यापार होना विदेश से, तो जलमार्ग इन्होंने अपने पास रखा। खान इन्होंने अपने पास रखी, खनन करा इन्होंने काफी, कारखाने इन्होंने अपने पास रखे, बिजली अपने पास रखी इन्होंने, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण तो एक बहाना था कि भाई दिखाने को कि हम अपने पास रख लें श्रमिकों कल्याण। मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ होगा जिस दौरान भाई जैसी व्यवस्था देखी गई, और हुआ भी हो तो उस दौरान कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कॉपी किताबों में हमने इसका जिक्र नहीं पढ़ा कि श्रमिक कल्याण के उद्देश्य से क्या क्या कार्य किए गए थे। ठीक है, औद्योगिक विवाद इनमें हुआ,
औद्योगिक विवाद मतलब कि उद्योग यहाँ दे दिया इन्होंने हस्तांतरित दिशा में, और औद्योगिक विवाद इन्होंने अपने पास रखा। ठीक है, यानी कि अगर जो भाई किसी फॉरेनर इंडस्ट्रियल है उसके और क्या नाम हिंदुस्तानियों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जा, तो ये अपना पल्ला भारी करते थे, इसलिए इन्होंने उद्योग विवाद अपने पास रखे। मोटर गाड़ी इन्होंने अपने पास रखी, छोटे बंदरगाह अपने पास रखे, सार्वजनिक सेवाएं अपने पास रखी। ठीक है, कि अपनी सुविधा अनुसार ये दूसरों की सेवा करेंगे। उसके बाद हस्तांतरित में इन्होंने क्या क्या दिया प्रांतों को, इसमें शिक्षा दी, पुस्तकालय दिए, संग्रहालय दिए, स्थानीय स्वायत्त शासन दी। स्थानीय स्वायत्त शासन जिसे आप आज ग्राम पंचायत कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं, वो स्थानीय स्वायत्त शासन है। फिर चिकित्सा दी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, मापतोल, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण। इससे तात्पर्य है, आपने देखा होगा आज फिल्मों को जब रिलीज करा जाता है तो उससे पहले सेंसर बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है, तो उस दौरान भी ऐसे कुछ विभाग या आपके कह सकते हैं डिपार्टमेंट होंगे जो मनोरंजन के जो साधन है उन पर निगरानी रखते होंगे। ठीक, और धार्मिक और अग्रहार दान इन्होंने सेवा, मतलब कि जितने भी सेवार्थ के कार्य थे वो सब आपके प्रांतों को दिए गए, और जितने भी कमाई के साधन थे वो केंद्र ने अपने पास रखे। तो इस तरीके का अर्थ है आरक्षित और हस्तांतरित का। ये बहुत अच्छी तरीके से आयोग मैंने समझा दिया होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। तो चलते हैं अब चौथे पॉइंट के ऊपर। तो चौथा कार्य इन्होंने क्या किया, चौथा कार्य इन्होंने किया कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार वाइसराय को दिया गया। इन्हें आवश्यकता पड़ी कि भाई इन्होंने देखा होगा कि कुछ घपलेबाजी हो रही होगी, तो उस दौरान इंग्लैंड गवर्नमेंट ने या और संसद ने, जो ब्रिटेन की संसद है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसे ये लगा कि भाई यहाँ पे एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो उस उद्देश्य के साथ वाइसराय को अधिकार दे दिया गया कि आप किसी भी समय महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। यह अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, उसी दौरान दिया गया था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वाइसराय को किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दिया, तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद पांचवा इन्होंने क्या कार्य किया, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। लोक सेवा आयोग 1923-24 में एक ली आयोग आया था भारत में। उसने भारत की व्यवस्था को देखा और उसने सुझाव दिया कि भारत के अंदर, भारत की जमीन पे ही एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए और उसी के माध्यम से भारत के नागरिकों को प्रचुर मात्रा में सिविल सेवकों के रूप में भर्ती किया जाए। तो उसी अनुशंसा को ऊपर रखते हुए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में एक निर्णय लिया गया सन 1926 में जाके। वो निर्णय क्या था, वो था कि एक लोक सेवा आयोग का, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आधार किसे बनाया गया, आपके ली आयोग को। 1923-24 का ली आयोग काफी बार पेपर में आया है कि ली आयोग किस वर्ष से संबंधित है, तो आपका 23-24 से संबंधित है। और यह भी क्वेश्चन आया है कि भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो आपके 1926 के अंतर्गत 1926 में किया गया था। और किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो आपका किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। या फिर पूछ लेगा कि भारत शासन अधिनियम तो है ही, ऑप्शन में दे देगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 न देगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी दे सकता है, तो आपका वो भी सही होगा। ठीक है, उसके बाद छठा जो इन्होंने कार्य किया, इन्होंने किया कि वाइसराय की कार्यकारी परिषद में 3 भारतीयों का होना स्थायी रूप से इन्होंने कंपलसरी कर दिया। जब इतनी सारी घटनाएं हो चुकी थी तो अब भारत के लोग अपना हक मांगने लगे। ठीक है, अब हक मांगने की क्या, अब छीनने की बात थी। तो अंग्रेजी हुकूमत ने देखा कि भाई अब तो इनका हक देना चाहिए हमें, और उसी के मद्देनजर इन्होंने जो कार्य किया, वाइसराय की जो कार्यकारी परिषद थी वो 6 सदस्य थी। 6 सदस्य कार्यकारी परिषद में इन्होंने निर्णय लिया कि हम 3 जो सदस्य होंगे भारतीय को आपका सदस्यों में रखेंगे। यानी कि 3 भारतीय सदस्यों को जो वाइसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें स्थान दिया गया, सिर्फ एक पद को छोड़कर। वो पद कौन सा था, वो आपका था कमांडर इन चीफ का पद।
उस पर अंग्रेज को ही रखा गया, अन्य भारतीयों को उस पद से विमुक्त किया गया। उस पद पर किसी भारतीय की नियुक्ति नहीं की जाती थी, सिर्फ कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर अन्य पदों पर ही 3 भारतीयों को नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सातवें जो इन्होंने रिफॉर्म करा, उसके अंतर्गत क्या करा, रिफॉर्म क्या करा, देश की बर्बादी करी। सबसे बड़ी बात तो यह है, उन्होंने कहा भारत में निर्वासित सभी जातियों को पृथक प्रतिनिधित्व का इन्होंने लाभ दिया। अब 1909 में तो आपने देखा होगा कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया था, पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का। इन्होंने आगे जाके तो और डीपली चले गए, इसमें इन्होंने सिखों को भी आपका, ईसाइयों को भी आपका, इसमें आंग्ल भारतीयों को भी, यहाँ तक कि यूरोपियों को भी इन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान कर दिया। मैं कहूँ जातियों को बांटने की शुरुआत यहीं से हो चुकी थी 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार से, और ये अब तक विद्यमान है, ये खत्म भी नहीं होने की। जब तक सृष्टि है तब तक भारत के अंदर जाति व्यवस्था बनी रहेगी, ये देन अंग्रेजों की है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कार्य था यो, मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक करा होगा इन्होंने, थोड़ा बहुत ही, और ये तो बिल्कुल ही बेकार। ठीक है, उसके बाद जो 8वां नंबर का कार्य किया गया वो किया गया केंद्र के बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया। अब देखा था आपको, मैंने बताया था आरक्षित हस्तांतरित 2 विषय थे विषयों के बाद। अब इन्होंने क्या काम करा गया था, इसका केंद्र का जो बजट था उसे अलग बना दिया, आपका राज्यों का बजट भी अलग बना दिया। यह द्वैध शासन यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। इसी का मतलब है केंद्र के बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 9वां पॉइंट है, इसमें एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, वैधानिक आयोग का गठन किया गया, उसे एक समय दिया गया कि 10 साल में आप एक रिपोर्ट हमें दोगे। तो वैधानिक आयोग यानी कि एक जो जांच पड़ताल करे कि हमने भाई क्या कार्य की और भविष्य में आने वाले कार्यों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट आपका वैधानिक आयोग को देनी थी। 10 साल का इसका कार्यकाल रखा गया, तो यह एक कार्य किया गया। उसके बाद जो 10वां महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो था वायसराय की अध्यादेश शक्ति को निम्न शर्तों के अनुसार बनाए रखा गया। यानी कि जब थोड़ा बहुत इसमें चेंज करने की इच्छा हुई भारतीय लोगों की कि वायसराय को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है भाई, इस पर उसे छीन जा, तो उसे छीनना तो गया नहीं, साथ ही उसमें क्या बदलाव किया गया आपको बता दूं। उसमें वायसराय के अंतर्गत इंग्लैंड के सम्राट ने या इंग्लैंड की संसद ने यह निर्णय लिया कि जब भी इसमें कोई आपका क्या नाम जी बोल सकते हैं कानून पारित किया जाएगा, उससे पूर्व कोई विशेष कानून पारित करना, तो उससे पूर्व ही वायसराय की अनुमति लेनी आवश्यक है उस कानून के प्रति। अगर जो विशेष तौर पे अगर जो कोई विशेष कानून है जिसे आज से जो जनमानस के लिए भाई कह सकते हैं कि कल्याणकारी हो, या फिर कह सकते हैं हानिकारक भी हो सकता है, वो कल्याणकारी भी हो सकता है, तो उसकी अनुमति वायसराय से पहले लेनी पड़ती थी। ठीक है, ये इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जितने भी कानून बनेंगे, अगर जो वायसराय चाहे तो उन कानूनों पर वीटो लगा सकता है। वीटो का मतलब उस पर रोक लगा सकता है, और साथ ही वो आपके क्या नाम न्याय निगमन या फिर कह सकते हैं आपके निरीक्षण के लिए इंग्लैंड के राजा को भेजा जा सकता है, और इंग्लैंड के राजा की अनुमति होगी कि उस पर आगे कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए, या फिर उसे रद्द कर दिया जाए। तो यह इसे शक्ति दी गई। फिर तीसरी इन्होंने क्या करी, तीसरी इन्होंने करी आपके विधानमंडल अगर जो किसी कानून को नामंजूर कर दे, कोई कानून अगर जो मानने की बात है, अंग्रेज जो भाई जब अंग्रेज और भारत मिलकर 2 व्यक्ति शासन कर रहे थे, यानी कि अंग्रेज तो भाई टॉप पे थे और सदस्य के तौर पर भारतीय भी उसमें निर्वाचित थे, तो भारतीयों ने कुछ अपने लोगों की भाई कह सकते हैं आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अगर जो कुछ सपोज करो कुछ कानून बनाए ठीक है, और वो वायसराय को अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है, वो पर पास हो गए वो कानून आपके सदन से, तो वायसराय उस कानून पे
खत्म कर सकता था नामंजूरी देके अपनी, कि भाई ये कानून लागू नहीं होने का। तो यह शक्ति इसके अंतर्गत दी गई वायसराय को। ठीक है। और फिर इसके बाद इन्होंने एक शक्ति और क्या दी कि अगर जो वायसराय को कानून अच्छा लगता है अपनी मर्जी के अनुसार और भाई सदस्यों को अच्छा नहीं लगता, उन्होंने फिर भी वायसराय ने कोई कानून भेजा, भाई इसे आप जांच पड़ताल करो, इसे पारित करो, और सदस्यों ने मना कर दी और उसे पारित नहीं किया। तो उसे उस पारित ना किए गए नामंजूर किए गए कानून को वायसराय अपनी दखलंदाजी से पारित करेगा और प्रमाणित भी कर देगा। ठीक है। और उसे लागू भी कर सकता था। ठीक है। ये इसके अंतर्गत एक लिया गया। तो और चौथा क्या लिया गया इसमें आपात स्थिति बनाए रखने, आपात स्थिति के दौरान यह एक अध्यादेश जारी कर सकता था, और अध्यादेश में अध्यादेश की उसकी जो सीमा थी उसकी अस्थायी अवधि के लिए, यानी कि पहले तो 6 माह थी, अब इन्होंने अस्थायी अवधि कर दिया था। अस्थायी अवधि का मतलब जिसकी कोई भाई समय सीमा न हो, उस अवधि के लिए वो आप अपना क्या नाम आपका अध्यादेश जारी कर सकता था, और उसका विधिक प्रभाव भी होता था आपातकाल के समय। तो ये महत्वपूर्ण इसमें कार्य किए गए आपके भारत शासन अधिनियम 1919 के दौरान। तो आपको बता दूं कि इसमें एक और का क्या कार्य किया गया, इसमें एक और कार्य किया गया। आपने देखा होगी आज भारत के अंदर महिलाओं की जो स्थिति है, मैं कहूँ इन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया अंग्रेजों ने, इसके लिए तारीफ के काबिल हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सबसे पहले इसी अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को आपका क्या नाम मतदान करने की अनुमति दी, यानी कि 1919 के अधिनियम के दौरान ही, अधिनियम के तहत ही भारतीय महिलाओं को चुनाव में मतदान करने की अनुमति मिली थी, भारतीय महिलाओं को। तो ये आपका सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय महिलाओं को किस अधिनियम के द्वारा मतदान करने की अनुमति मिली, तो आपका 1919 अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के दौरान मिली थी। ठीक है। तो यह सब महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपसे साझा की, आई होप आपको अच्छी लगेगी होंगी, और साथ ही अच्छी लगने के साथ ही आपके एग्जाम पर्पज से ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और एग्जाम के दौरान यह सारी जानकारियां आपसे सदैव पूछी जाती हैं, पूछी जाती रहेंगी और पूछी जाती भी थी। ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराएं, ताकि हमारे मनोबल में वृद्धि हो। और इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।